राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली विधानसभा का एक महत्व है। इस विधानसभा ने विधायी मामलों में तमाम महत्वपूर्ण मानक कायम किए हैं और देश के विधानमंडलों में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे साथ हैं दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री निवास गोयल जी। सर, जो दिल्ली विधानसभा है ये देश के विधायी निकायों में इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि राष्ट्रीय राजधानी की विधानसभा है। देश के लोग जानना चाहते हैं कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी में जो लोग हैं वो किस तरह से उनको सुविधाएं मिल पा रही नहीं। ये किस तरह का जो यहाँ का जो विधायी इतिहास जो है सर कब से शुरू होता है? जी अरविंद जी, पहले तो मैं राज्यसभा टीवी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप ये कदम आपने उठाया है। दिल्ली की विधानसभा का ये भवन जो आप हाफ मून की शेप में देख रहे हैं, ये अंग्रेज़ों द्वारा 1911 में निर्मित किया गया था। उस वक्त भारत की राजधानी कलकत्ता होती थी। उस वक्त सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। 1912 में राजधानी यहाँ बनी, दिल्ली को राजधानी बनाया गया और इसको वर्तमान में ये कह लीजिए कि जो संसद भवन हमारा है उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। और इसके साथ जो आपने पूछा ऐतिहासिक बिंदु क्या जुड़े हुए हैं, मेरे बैक में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का चित्र लगा हुआ है, स्टैचू है। ये सौभाग्य है इस विधानसभा का कि गुलाम भारत के पहले अध्यक्ष वो बने थे अंग्रेज़ों के शासन के दौरान और 10 साल वो अध्यक्ष रहे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दूसरा महत्व इस विधानसभा का, 1926 में वर्तमान लोकसभा ये शिफ्ट हो गया, ये भवन खाली हो गया। अब उस इतिहास की खोज में अभी तक मुझे कुछ बिंदु नहीं मिल पाए हैं। इसको क्रांतिकारियों की जेल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। एक सुरंग भी मुझे विधानसभा के अंदर खोजने पर मिली है और जहाँ एक फांसी का कमरा भी था जो आजकल बंद पड़ा है। लाल किले से जो क्रांतिकारी थे उनको सुरंग के द्वारा यहाँ लिया जाता था और ये न्यायालय के रूप में अंग्रेज़ों ने इसको स्थापित कर लिया 1926 के बाद। वो फांसी देने वगैरह और फांसी देने का यहाँ पीछे कमरा है। उनको सज़ा दी जाती थी तो फांसी यहीं दी जाती थी। आज़ादी के बाद 1947 के बाद जब पहली विधानसभा बनी 1951 में, मैं चाहूँगा कि हम वहाँ उधर ब्रह्म प्रकाश जी के चित्र पर चल दें। वो पहले मुख्यमंत्री बने दिल्ली के 1951 में। मुख्यमंत्री बन गए, दिल्ली को विधानसभा का दर्जा मिल गया। लेकिन वो एक जुझारू नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे। उनको उस शासन में घुटन महसूस हुई जिस ढंग की विधानसभा यहाँ दी गई थी। सी श्रेणी की विधानसभा। हाँ, तो उन्होंने उस पर कई बार टिप्पणियाँ की, आवाज़ उठाई और परिणाम उसका ये हुआ कि 1955 में उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। यानी आज़ादी के तुरंत बाद जब एक आज़ादी के माहौल से एक व्यक्ति क्रांतिकारी के रूप में उभरा और उसको यहाँ आकर के वही अंग्रेज़ों की गुलामी का एहसास हो, तो मैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी का नाम मैंने इसलिए लिया। और ये दिल्ली का दूसरा बिंदु था कि दिल्ली की जनता पर एक कुठाराघात हुआ, दिल्ली की विधानसभा को भंग कर दिया गया। तीसरा बिंदु यहाँ 1956 के बाद 1967 तक यानी 11 साल दिल्ली की जनता को किसी प्रकार की लोकतांत्रिक तरीके से सरकार नहीं मिली। 1967 में ले दे करके मेट्रोपॉलिटन काउंसिल यहाँ दी गई। उसका भी कार्य यहीं से आरंभ होता था। इसी बिल्डिंग में, इसी भवन में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल लगती रही और 1987 तक या 1990 तक वो लगभग यहाँ कार्य किया उन्होंने। उसके बाद 1993 में विधानसभा मिली जो वर्तमान तक चल रही है। तो सर, ये जो 93 में जो विधानसभा मिली, ये जो पहले की जो व्यवस्थाएं रहीं, क्योंकि ये चर्चा बहुत ज़्यादा हुई, जो है जो कमेटियां बनी उसमें चर्चा हुई कि यहाँ कई तरह के निकायों के नाते बहुत सारी प्रशासनिक बाधाएं आती हैं। तो उसमें जो ये नई व्यवस्था आई उसमें विधानसभा किस रूप में काम कर पा रही है? क्योंकि बहुत सारे विधेयक पारित हुए हैं, बहुत सारे विधेयक वापस भी लौटे हैं, तो क्या किस तरह की स्थिति है? देखिए, विषय दो हैं। मेरे पीछे भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा लगी है। भारत के संविधान के निर्माता। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी उस वक्त की परिस्थितियाँ
आज़ादी के समय की यूटी निर्माण करने की रही होगी। प्रदेश में भारत में कई यूनियन टेरिटरियाँ बनी। गोवा भी शुरू में यूनियन टेरिटरी था, उसको बाद में पूरा विधानसभा का दर्जा दिया गया। लेकिन एक नया रूप दिया गया यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली। जो यूटी का एक संविधान था, यूनियन टेरिटरी का संविधान था, उसमें 239 ए जोड़ा गया। उसमें विधानसभा को कुछ और अधिकार बढ़ा दिए गए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, दिल्ली की आज़ादी के बाद से एसीबी दिल्ली का एंटी करप्शन ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्रांच कह लीजिए उसको, वो स्वतंत्रता वहाँ दिल्ली की सरकार के अंतर्गत था, चाहे वो उपराज्यपाल का रहा शासन, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन काउंसिल रहा, चाहे वो दिल्ली विधानसभा रहा। लेकिन मई 2015 में अचानक नोटिफिकेशन द्वारा एसीबी को लेना दिल्ली की जनता के साथ एक कुठाराघात था। इस तरह से विधानसभा के अधिकारों पर निरंतर, और इस वर्ष तो कुछ ऐसा हुआ है, इस वर्ष और पिछले वर्ष, कि विधानसभा के अधिकारों को ले लिया गया। बड़ा एक दुखदाई प्रकरण है और सरकार के अधिकारों पर भी एक कुठाराघात हुए हैं और ये दिल्ली की जनता के लिए एक बहुत बड़ा दुखदाई समय है। लेकिन एक जो बात आती है सर कि जब हम देखते हैं जो है खासतौर पर जो गुजरात में पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन हुआ, उसमें बातें आई कि जो है बैठकों की संख्या के बारे में, तो जो डिबेट का लेवल है दिल्ली विधानसभा का वो बहुत सारे विधानसभाओं से अच्छा है, हमने देखा है। बहुत सारे इसके सकारात्मक बिंदु भी हैं। तो ये जो बैठकों की संख्या के बारे में सर बहुत सारे विधानमंडलों में सीमित होती जा रही है, यहाँ दिल्ली विधानसभा में क्या स्थिति है? दिल्ली विधानसभा में धीरे धीरे देखिए, एक तो पहले दिल्ली विधानसभा का जो वर्तमान स्वरूप है, इसमें सभी नए विधायक चुन कर के आए हैं, एक बात। दूसरी बात, दिल्ली विधानसभा के स्वरूप को समझने के लिए बिल अभी विधानसभा में कोई नहीं आ रहा, क्योंकि पहले विधानसभा के बिल जो पारित किए वही रुके हुए पड़े हैं, कुछ कानूनी पहलुओं की अड़चन के कारण या राजनीतिक कारणों से। इसलिए फिर भी कांग्रेस का पिछला शासन था, उस दौरान जितनी बैठकें हुई हैं, उन बैठकों की संख्या मैंने बढ़ाने का प्रयास किया है और निरंतर धीरे धीरे बढ़ रही हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में और बढ़ेंगी। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा जो मेरा समय या मेरी मानसिकता या मेरा विचार रहता है कि एक विधानसभा का सत्र स्टैंडर्ड जो है वो एमएलए चुने हुए सदस्य होते हैं, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न जिसे स्टार क्वेश्चन के रूप में लेते हैं। मैं उस स्टार क्वेश्चन का जो 1 घंटा विधायकों को मिलता है, जिसमें वो सरकार से क्वेश्चन पूछते हैं, मंत्रियों को उत्तर देना पड़ता है, मंत्रियों को तैयारी करनी पड़ती है, वो 1 घंटा में किसी कीमत पर डिस्टर्ब नहीं करने देता। मतलब जवाबदेही जो है हाँ, वो सरकार की बनी रहनी चाहिए, चाहे विपक्ष के लोग कितना ही चिल्लाते रहें। मैं उनको उस 1 घंटे के स्टार क्वेश्चन में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करना देता। उनकी जो समस्याएं बाद में उठाएं, इस 1 घंटे में नहीं। जी सर, ये जो कमेटियां हैं वो भी बहुत सारे विधानमंडलों में बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो जो यहाँ समितियों की क्या स्थिति है और वो जो समितियां हैं आपके हिसाब से, क्योंकि आपका एक लंबा विधायी अनुभव है, वो कितना उपयोगी हैं सर यहाँ जो कमेटियाँ? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि विधानसभा की कमेटियाँ चाहे पूरे भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण सरकार को, सरकार के कार्य को, अधिकारियों के कार्य को जनता के हित में उनको डाइवर्ट किया जा सके, कहीं भी किसी प्रकार की मैनिपुलेशन है, उनको समितियां अधिकारियों को बुलाकर और उनसे कई तरह की बैठकों के माध्यम से उनको कटघरे में खड़ा करने का उनको अधिकार है। और दिल्ली विधानसभा में वर्तमान में वो समितियां लगी हुई हैं और इस ढंग से सारे कार्यों में वो तल्लीन हैं। सभी विधायी कार्यों में विधानसभा की समितियां अपना भाग ले रही हैं। और सर जब बात करते हैं तो जो विधायक निधि है, यहाँ भी विधायक निधि जो बाकी राज्यों की तुलना में अगर देखें तो वो सफिशिएंट है, तो एक जो क्षेत्रीय विकास में वो उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है? देखिए, पहले कभी मैं जब 93 में विधायक था तो 50 लाख रुपए से ये आरंभ हुआ था, लेकिन आज वो 4 करोड़ रुपए है। लेकिन इसके साथ साथ अब इस बार एक और एडिशन हो गया, वो बहुत अच्छा स्टेप है। एक विधायक को अपने क्षेत्र में स्वराज फंड एक मोहल्ला समिति पर खर्च करने का
अधिकार दिया गया है। नागरिक वहाँ एक जगह इकट्ठे होंगे, एसडीएम होगा, एडीएम होगा, डीएम होंगे, अच्छा। वो अपने मोहल्ले का काम जी। क्या प्रायोरिटी है जी। वो वोट द्वारा सेलेक्ट करेंगे, जी। तो उसके बेस पर वहाँ काम होगा। वो एक बहुत बड़ा मतलब सरकार जनता का की step है। भागीदारी है, जो जनता निर्णय की प्रक्रिया भागीदारी में। जी। इसके अतिरिक्त हो गई है। जी। जी। हाँ, इसके अतिरिक्त 4 करोड़ वो और जनता की भागीदारी के अतिरिक्त लगभग 4-5 करोड़ रुपया प्रत्येक विधानसभा में जी। जनता की इच्छा के अनुसार खर्च होगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये पहला राज्य है जहाँ ऐसा हुआ। तो सर, आपने भी कई बार जनता को विधानसभा से नज़दीक ले आने के लिए भी कई कोशिशें की हैं। हमने देखा कि 15 अगस्त को भी सब सार्वजनिक रूप से सबके लिए जो है आपने खोला। क्या आपने भी बीच में बात की थी कि सिर्फ जनता के लिए सत्र जो है इस तरह के बुलाए, उस दिशा में क्या कुछ कोशिशें हुई हैं? देखिए, मेरा इसमें ये कहना है कुल मिलाकर के जी। कि मैं जब 93 में पहली बार विधायक बना, जी। मुझे राजनीतिक कोई ज्ञान नहीं था, विधायकी कार्यों का कोई ज्ञान नहीं था, जी। लेकिन 15 अगस्त पर यहाँ लाइटिंग हुई, मैं बच्चों को लेकर के आया। जी। 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 94 की बात हो गई है, 94 की। जी। तो उस वक्त मुझे लगा कि इतना लाइटिंग पर हम पैसा खर्च करते हैं, जी। जी। तो ये आम जनता को क्यों ना अलाउ किया जाए, खोला जाए। जी। जी। उस वक्त मेरे अधिकार में नहीं था, जी। आज मेरे अधिकार में था। मैंने निर्णय लिया, जी। पिछले साल 26 जनवरी पर यह खोला गया। जी। हाँ, और 15 अगस्त पर इस वर्ष खोला गया। जी। और जनता का रेस्पॉन्स इस बार जितना मिला है, जी। मैं स्वयं यहाँ 2.5 घंटे रहा हूँ। जी। 6:30 आ गया था, लगभग 9:30 गया हूँ यहाँ से, 9 बजे गया हूँ दोनों दिन। बहुत अच्छा जनता का रेस्पॉन्स मिला, जनता खुश थी। जनता की कुछ और एडिशनल उसमें सुझाव थे, उन पर इस बार सुझाव पर गौर करके उसको अतिरिक्त रूप से उसको एक अच्छा स्वरूप देने का प्रयास करेंगे। जी सर, एक आखिरी बात ये जानना चाहता हूँ कि जो पूरे दुनिया भर में जो विधानमंडल हैं वो हाईटेक हो रहे हैं। ये हो रहा है कि पेपरलेस पार्लियामेंट पे, जैसा कि आपने देखा ही कि पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भी काफ़ी चर्चा हुई उसके लखनऊ में इसके पहले। तो उस दिशा में जो है दिल्ली विधानसभा क्या कदम उठा रही है? अरुण जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और बहुत अच्छी बात है ये। इस विषय पर मैंने 2 कदम उठाए थे। जी। एक तो विधानसभा को ई विधानसभा के रूप में जी। परिवर्तित किया जाए, जी। पेपरलेस किया जाए। जी। जी। उस संबंध में मैंने पत्र लिखा था केंद्रीय सरकार को, जी। जो केंद्रीय सरकार का ऑलरेडी एक निर्णय हुआ है जी। जी। कि भारत की विधानसभाएं जितनी भी पेपरलेस अपने आप को करना चाहती हैं, उस पेपरलेस करने पर जो खर्चा आएगा वो केंद्रीय सरकार देगी। जी। मैंने पिछले साल एक लेटर लिखा नवंबर में, जी। और लेटर लिखने से पहले मैंने सारा स्टडी किया। हिमाचल एक कमेटी बनाई, हिमाचल पेपरलेस है विधानसभा। जी। हाँ, वहाँ मैंने भेजे अपने 5 जी। विधायकों को, उनकी रिपोर्ट आई। जी। जिस कंपनी ने वहाँ पेपरलेस किया था जी। जी। उनको मैंने यहाँ बुलाया, बातचीत की जी। और केंद्र सरकार को लिखा सारा जी। सिस्टम यहाँ का देखने के बाद, उनकी रिपोर्ट लेने के बाद। जी। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, मैंने फ़ोन पर भी बात की श्री रविशंकर जी से, लेकिन किस मानसिकता से सरकार काम कर रही है, केंद्रीय सरकार क्यों नहीं पेपरलेस करने को दिल्ली विधानसभा से? आफ्टर ऑल तुम्हारा सरकार से मतभेद हो सकता है, सरकार से 10 बातें हो सकती हैं, लेकिन विधानसभा से क्या है? विधानसभा अपने आप में एक स्वतंत्र बॉडी है, और आप जब और सरकारों को दे रहे हो तो दिल्ली विधानसभा को भी इजाज़त दीजिए हम इसको पेपरलेस कर सकें। दूसरा विषय मैंने उठाया था कि विधानसभा का एक टेलीविज़न हो, कि आम जनता विधानसभा के विधायी कार्यों को समझ सके। हाँ, टेलीविज़न पर उन सारे दृश्यों को देख सके। आज लोकसभा टीवी एक अच्छा पॉपुलर हुआ है, जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, जनता जितना समय मिलती है उसको देखती है। राज्यसभा टीवी पॉपुलर हुआ है, तो उस विषय पर मैंने कदम उठाया था कि दिल्ली विधानसभा का भी एक सरकारों से ऊपर उठकर, राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर एक टीवी हो। मैंने अरुण जेटली जी को लिखा था, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है उसकी भी मुझको इजाज़त नहीं मिली। उसके पीछे मेरा मकसद ये था कि दिल्ली सरकार अपना पैसा खर्च कर रही थी, जो भी उस पर खर्च आता, कि दिल्ली की सारी कार्यवाही वहाँ जाए और उस टीवी पर दिल्ली के कार्यों की चर्चा हो सके, दिल्ली क्या चाहती है चर्चा हो सके, दिल्ली की जनता भागीदारी ले सके,
विधानसभा के कानून क्या हैं, विधायिका के कानून क्या हैं, उनका उनको सामने ज्ञान बढ़ सके इस विषय में, लेकिन दुर्भाग्य से वो भी मुझे मिला नहीं। तो सर एक आखिरी सवाल कहेंगे, आज की जो दौर में है, पूरी दुनिया भर में जो विधानमंडलों का जो संचालन है बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है, उस परिप्रेक्ष्य में क्या ऐसा कुछ सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि आपका एक लंबा संसदीय अनुभव है, तो उस हिसाब से क्या करना चाहिए खास तौर पर जो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ बैठते हैं सेशन के दौरान और जनता की समस्याओं के निमित्त जनता ने हमको चुनकर भेजा, चाहे विपक्ष है चाहे सत्ता पक्ष है, उन दोनों को इस चीज़ को गंभीरता से समझना होगा कि उस लिमिटेड समय में उन घटती हुई बैठकों के विषय में, घटते हुए सेशनों की संख्या के विषय में चिंता व्यक्त करते हुए राजनीतिक पहलुओं को कम छुएं, मजबूरी है छूना पड़ता है, लेकिन दिल समस्याओं को ज़्यादा उठाएं, समस्याओं पर ज़्यादा गौर करें। मैंने आपने अहमदाबाद का जिक्र किया, मैंने ये बात उठाई भी थी, आज वो हमारे सामने दृश्य है कि पूरा भारत बाढ़ से पीड़ित है, कुछ स्टेटों को छोड़ दिया जाए। उस बाढ़ से आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी मेरे देश का नागरिक बाढ़ से पीड़ित है, मेरे देश के पशु बाढ़ में बह रहे हैं, बसें नदियों में गिर रही हैं, और ये नहीं कि ये चिन्हित हो गए हैं सारे स्थान, बार बार इन्हीं नदियों में बाढ़ आती है, इन्हीं शहरों में बाढ़ आती है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। इन पर चर्चाएं पार्लियामेंट में नहीं होती, भी अगले वर्ष बाढ़ आएगी उसकी हम तैयारी करें, और चीज़ें बहुत चर्चाएं होती हैं। अगले वर्ष बाढ़ किन किन प्रांतों में आई थी, किन किन शहरों में आई, किन किन नदियों में आई, उसके लिए हमको क्या स्टेप उठाने हैं, किन नदियों को आपस में जोड़ना है जिससे बाढ़ ना आए, कहाँ बांध बनाने हैं पानी को। इसके साथ साथ पानी का अकाल भी पड़ रहा है, अगर डैम बन जाए उन नदियों पर जहाँ इतना बाढ़ का पानी आ रहा है, पैसा लगा के सरकार डैम बना दे कुछ, तो निश्चित रूप से वो पानी हमारे इस्तेमाल में आएगा। मेरा इस पर इतना ही कहना है कि मैक्सिमम समय विधानसभा का बैठकों का वो जनता के हित में लगना चाहिए, इधर उधर की चीज़ों में नहीं लगना चाहिए, राजनीतिक हितों को त्यागना चाहिए। सर कोई और बात करना चाहिए? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। धन्यवाद। कैमरामैन्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।